मेरा नाम वैभव है। मैं एक मामूली सा टीचर था जो कुछ पैसे कमाकर अपना गुजारा कर लिया करता था। जिस स्कूल में मैं टीचिंग करता था वो स्कूल कोई ज़्यादा ख़ास तो नहीं था और ना ही ज़्यादा फेमस स्कूल था। बस हमारे मोहल्ले का एक छोटा मोटा स्कूल जिसमें लगभग 300 से 350 के करीब बच्चे पढ़ते थे। वहाँ पर मुझे मामूली सी ही सैलरी मिलती थी। मैं काफ़ी समय से अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा था, मगर मुझे मेरे मतलब की नौकरी कहीं नहीं मिल रही थी। मेरा परिवार बहुत बड़ा था। मैं 3 भाइयों से छोटा और एक भाई से बड़ा था। मेरी सभी बहनों की शादी हो चुकी थी। घर में मम्मी पापा थे। सभी भाई शादी करने के बाद अलग अलग हो गए थे। उन लोगों का खाना पीना भी अलग था। अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी और मम्मी पापा की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मेरे पास जितने पैसे आते वो सब मैं अपने पापा को दे दिया करता था, जिससे पापा घर का खर्चा चलाया करते थे। पापा तो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, वो कोई काम नहीं करते थे। मेरी मम्मी मेरी भी शादी कर देना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी मम्मी से मना करता था। एक तो पहले ही मेरी सैलरी इतनी कम है, ऊपर से आप मेरी शादी भी कर देना चाहती हो। मम्मी कहती थी कि जब इंसान पर जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो वो सब कुछ कर लेता है, और मैं तुम्हारे लिए ऐसे घर की लड़की लेकर आऊंगी जो तुम्हारी कम सैलरी में भी गुजारा कर लेगी। मेरी मम्मी ने मेरे लिए लड़कियां तलाश करनी शुरू कर दी थी और फिर फाइनली उन्हें एक लड़की पसंद आ गई थी। पिछले 6 महीने पहले मेरा उसके साथ रिश्ता तय हो गया था, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद उसके माता पिता हमारे घर आकर रिश्ता ख़त्म करके चले गए थे। उनका कहना था कि हम ये रिश्ता ख़त्म करते हैं, ये शादी नहीं हो सकती। मेरी तो उनकी बेटी के साथ एंगेजमेंट भी हो गई थी, जिसमें मेरी माँ उनकी बेटी के लिए सोने की अंगूठी लेकर आई थी और उन लोगों ने भी मुझे अपनी बेटी से सोने की अंगूठी पहनवाई थी। मेरी माँ और लड़की की माँ में लड़ाई हो गई थी। मेरी माँ ने उनको उनकी दी हुई अंगूठी निकाल कर दे दी और उनसे भी वो अंगूठी ले ली थी जो मैंने अपनी होने वाली पत्नी के हाथ में सगाई के समय पहनाई थी। मेरे होने वाले सास ससुर ने रिश्ता ख़त्म कर दिया था। रिश्ता ख़त्म करने की क्या वजह थी ये हमें समझ नहीं आई थी। कमरे तक मुझे उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं परेशान और हैरान हो गया था। मैं कमरे की खिड़की से उन लोगों को देखने लगा। मुझ में कुछ भी कहने सुनने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी थी। मैं काफ़ी पढ़ा लिखा था, मगर मेरा नसीब ख़राब था। मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। वो लोग मेरे घर वालों को अच्छा खासा जलील करके चले गए थे और मैं बस उनको बेबसी से देखता रहा था। मेरी माँ कमरे के अंदर आई तो उन्होंने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली थी। वो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि बेटा, अब मैं तेरे लिए इससे भी अच्छी लड़की तलाश करूंगी, तू फिक्र मत कर। मैंने कहा, माँ, मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मगर आप लोगों को ही मेरी शादी की पड़ी हुई है। मैं तो पहले अच्छी नौकरी करना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था, उसके बाद मुझे अपनी शादी के बारे में सोचना था। लेकिन मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी थी। उनका यही कहना था कि मैं तुम्हारे लिए लड़की देखती रहूंगी, जैसे ही मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तुम्हारी जल्द से जल्द शादी कर दूंगी। मुझे जीते जी तुम्हारी शादी करनी है, उसके बाद तुम्हारे छोटे भाई के बारे में भी तो सोचना है ना। मेरी मम्मी जो चाहती थी वो कर रही थी, मगर मैंने भी सोच लिया था कि ये रिश्ता मेरा भले ही तय हो जाए, मगर मैं शादी तभी करूँगा जब मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी। मैंने ढेर सारी मेहनत करनी शुरू करती थी। दिन रात मैं नौकरी की तलाश में फिरता रहता था। स्कूल के टाइम पर स्कूल में भी पढ़ाया करता था, लेकिन कुछ दिनों तक मेरी किस्मत इतनी ख़राब रही कि मुझे नौकरी नहीं मिली। काफ़ी वक्त इसी तरह से गुजर गया। मेरी माँ ने फिर से मेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली थी, लेकिन उस लड़की से भी मेरा रिश्ता कुछ दिनों बाद ही ख़त्म हो गया था। लड़की वालों का यही कहना था कि मैं कम पैसे कमाता हूँ। अब मैं कम पैसे कमाता था तो मेरी इसमें क्या गलती थी? मैं मेहनत से ही तो पैसे कमा रहा था, किसी के घर में चोरी डकैती तो नहीं करता था। जो लोग अपनी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं करवाना चाहते थे, इससे पहले भी कई बार मेरे रिश्ते ख़त्म हो चुके थे। मुझे अब खुद पर गुस्सा आने लगा था और मैं जो नौकरी कर रहा था अब उसी में खुद को बिजी रखता था। मैंने सोच लिया था कि जब मेरे नसीब में होगा तब मेरी नौकरी लग जाएगी, लेकिन इसके अलावा अब मैंने अलग से ट्यूशन्स ढूंढने शुरू कर दिए थे। भले ही मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चों के घर जाना पड़ता था, लेकिन मेरे पास पैसे तो पहले से ज़्यादा आने लगे थे। मैंने स्कूल में प्रिंसिपल से कई बार कहा था कि वो मेरी सैलरी बढ़ा दे, मगर वो हर बार मुझे इनकार कर दिया करते थे। कहते थे कि हमारा मामूली सा स्कूल है,
हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनकी फीस भी ज़्यादा नहीं है। हम ज़्यादा सैलरी पर टीचर्स नहीं रख सकते। अगर तुम्हें ज़्यादा सैलरी की ज़रूरत है तो तुम हमारे यहाँ से जॉब छोड़कर जा सकते हो। मैं इस जॉब को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था। मैं काफ़ी सारे ट्यूशन की भी तलाश कर रहा था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मिल जाएं और मैं स्कूल से आने के बाद उनको ट्यूशन दिया करूं ताकि मेरे पास और ज़्यादा पैसे आया करें। लेकिन ट्यूशन भी मैं सिर्फ 2-3 बच्चों को ही दिया करता था। बाकी कोई ऐसा स्टूडेंट था ही नहीं जो मुझसे ट्यूशन लेना चाहता हो। लेकिन मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकता था, इसीलिए अब मैंने बड़े क्लास के लड़के लड़कियों से भी ट्यूशन पढ़ाने का ऑफर दिया था और उन्हें कम फीस का लालच दिया था। कुछ ऐसे मजबूर लड़के लड़कियां थे जो कम फीस में मुझसे ट्यूशन पढ़ने के लिए राजी हो गए थे। 2 नई लड़कियां मेरे पास ट्यूशन पर लगी थी। उन लोगों को शाम के समय मैं उनके घर जाकर ट्यूशन दे दिया करता था। एक लड़की का नाम मुस्कान था जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और दूसरी लड़की हाई स्कूल की थी, उसका नाम दिव्या था। दोनों ही लड़कियां बेहद खूबसूरत थीं। ऐसा नहीं था कि उन दोनों लड़कियों को देखकर मेरी नीयत खराब हो गई हो। मैं तो सिर्फ अपने काम से काम रखता था। काफी समय तक मैंने घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन दिया था। अभी भी मैं अपने लिए कुछ सेविंग्स नहीं कर पा रहा था। एक दिन मैं बहुत परेशान बैठा हुआ था। जब मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्यों परेशान बैठे हुए हो, तो मैंने उसे बताया कि मैं नौकरी की वजह से परेशान हूँ। अगर एक ही जगह मेरी अच्छी नौकरी लग जाए जहाँ से मुझे ज़्यादा पैसे मिले तो शायद मुझे इतना परेशान ना होना पड़े और मेरी शादी भी हो जाए। मेरा दोस्त कहने लगा कि आज के समय में अच्छी नौकरी मिलना अच्छी सैलरी पर बहुत ही मुश्किल की बात है। तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो जो बिल्कुल अलग हो, मतलब तुम्हारे पैसे कमाने का तरीका ही अलग हो। ज़रूरी नहीं कि तुम टीचर हो तो टीचिंग के तरीके से ही पैसे कमा सकते हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम किसी और तरीके से पैसे कमा लो। मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा दोस्त कहने लगा कि देखो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम पढ़े लिखे हो और टीचर हो। तुम कोई मामूली सी नौकरी नहीं कर सकते। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लिए तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड ही नौकरी होनी चाहिए जो तुम पर मैच करे। तुम ऐसी ही नौकरी की तलाश कर रहे हो ना? ऐसी नौकरी हर परफेक्ट इंसान को नहीं मिलती। इसलिए मेरा मानना है कि अगर तुम अपनी प्रोफेशन से हटकर कोई नौकरी करना चाहो तो वो तुम्हें मिल सकती है। तुम किसी और काम में भी तो सक्सेसफुल हो सकते हो। तुम चाहो तो कहीं कोई स्टोर भी खोल सकते हो। तुम्हारे अंदर अगर कोई और टैलेंट छुपा हुआ है तो उसका इस्तेमाल करके भी कोई और काम कर सकते हो। लेकिन तुम तो अच्छी कंपनी में नौकरी करना चाहते हो और अच्छी नौकरी हर किसी के नसीब में नहीं होती। बहुत से लोगों को बहुत स्ट्रगल करने पड़ते हैं। मैं तुम्हारी शायद कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ और मेरी एडवाइस यही है। अपने दोस्त की बात मुझे समझ आ गई थी। वो चाहता था कि मैं इतना पढ़ा लिखा होकर भी कोई ऐसा काम करूं जिसमें सिर्फ पैसों का ही फायदा देखूं। लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा था? क्या मैंने इतनी पढ़ाई सिर्फ इसलिए की थी कि मैं पढ़ लिखने के बावजूद भी कोई सी भी नौकरी कर लूं जो मुझे सूट भी ना करे? कुछ दिन और मुझे नौकरी करते करते गुजर गए थे। जब एक रात के समय मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई कि बेटा, पापा की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, जाकर उनकी दवाइयाँ ला दो। मैं उठा, मैंने अपने पैरों में चप्पल डाली। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो पापा की दवाइयों का पर्चा ही नहीं है। इसीलिए मैं पापा के कमरे से उनकी दवाइयों का पर्चा लेने के लिए चला गया, मगर वहाँ पर अखबार रखा हुआ था। मैंने वो अखबार उठा लिया। तभी अखबार के ऊपर ही एक न्यूज़ छपी हुई थी। उस पर बड़ी बड़ी हेडिंग्स में लिखा हुआ था कि आजकल साइबर क्राइम बहुत चल रहे हैं। लड़कियों के साथ भी बहुत सारे जुर्म को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ लड़कों ने लड़कियों की अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी दी और लड़कियों से बहुत सारे पैसे वसूल करते हैं। वो लड़कियों को काफ़ी समय से ब्लैकमेल करते आ रहे थे। ये खबर पढ़कर ना जाने क्यों मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था। क्या मेरा दिमाग कुछ गलत सोच रहा था? ये सवाल मैं खुद से कर रहा था। तभी कमरे के अंदर मेरी मम्मी आ गई और कहने लगी, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? मैंने कहा, मम्मी मैं पापा की दवाइयों का पर्चा तलाश कर रहा था। इतने में ही पापा जो बिस्तर पर लेटे हुए थे वो कहने लगे कि बेटा वो तो मेरे कुर्ते की जेब में रखा हुआ है, वहाँ से निकाल लो। मेरा छोटा भाई जो अभी पढ़ाई कर रहा था, उसकी उम्र इतनी नहीं थी कि वो नौकरी कर सकता। मेरी बहनें कभी कभी आ जाती थीं, घर के हालात ज़्यादा ख़राब देखती तो मम्मी पापा को थोड़े बहुत पैसे दे जाया करती थी। सारे ही भाई इतने पराए हो चुके थे कि अपने अपने परिवार में बिजी हो गए थे। उन्हें तो इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि अपने माता पिता को ही पलटकर देख लें। मैं घर से निकल गया था।
पापा की दवाइयाँ लेने के लिए, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी अखबार वाली खबर छाई हुई थी। मैं सोच रहा था कि क्या इस तरीके से भी लोग पैसे कमाते हैं? क्या मुझ जैसा इंसान ऐसा नहीं कर सकता? ना जाने क्यों मेरे दिमाग पर शैतान हावी होने लगा था। मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश की। अगले दिन जब मैं मुस्कान के यहाँ उसे ट्यूशन देने के लिए गया तो वो अपने घर में अकेली थी। मैं उसे पिछले 10 महीने से ट्यूशन दे रहा था, इसलिए उसको और उसके घर वालों को मुझ पर बहुत भरोसा हो गया था। उसके घर वाले आज कहीं शादी में गए हुए थे और वो पूरी तरह से घर में अकेली थी। उसने मुझे घर के अंदर आने दिया और मेरे सामने बुक्स निकालकर पढ़ने लगी। न जाने क्यों मुस्कान को अपने सामने बैठा देखकर मेरी उस पर नियत खराब होने लगी थी। मैं खुद पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर ना जाने क्यों मेरे दिमाग में ऐसे गलत गलत ख्याल आ रहे थे मुस्कान को लेकर। मैं झट से उठा और मैंने कहा, मुस्कान, मैंने अब घर घर जाकर ट्यूशन देना बंद कर दिया है। मुस्कान कहने लगी, सर, तो अब आगे क्या होगा और आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, बस मैं अब बिजी रहने लगा हूँ। दरअसल अब मैं कोचिंग सेंटर खोल रहा हूँ जहाँ पर तुम लोग मुझसे ट्यूशन लेने के लिए आया करो। तुम ही नहीं बल्कि मेरे बाकी के स्टूडेंट भी वहाँ पर आया करेंगे। मैं थक जाता हूँ सारा दिन लोगों के घरों में जा जाकर। मंथली फीस इतनी होगी कि तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम कोचिंग सेंटर आ जाना। मुस्कान कहने लगी कि सर, मैं अपने पेरेंट्स से बात करके आपको बता दूंगी। मैंने उससे कहा था कि ठीक है, आज मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा और वैसे भी मैं तुम्हें यही इन्फॉर्म करने के लिए आया था। मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कल मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा, तुम सेंटर ही आ जाना। मुस्कान ने मेरी बात मान ली थी। अब मेरे दिमाग में पैसा कमाने की एक प्लानिंग चल रही थी। रात के समय मैंने मुस्कान को एड्रेस सेंड कर दिया था। उसने मुझे मैसेज के थ्रू बता दिया था कि उसने अपने पेरेंट्स से बात कर ली है और वो कल से मेरे ट्यूशन कोचिंग सेंटर में आ जाएगी। दरअसल मैंने कोई कोचिंग सेंटर नहीं खोला था, बल्कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं कोई कोचिंग सेंटर खोल सकता। मैंने दिव्या को भी यही कहा था कि वो मेरे कोचिंग सेंटर आ जाया करे। इन दोनों को ही मैंने अलग अलग टाइमिंग दी थी और मैं कुछ सामान लेने के लिए बाजार निकल गया था। मैंने जिस जगह का एड्रेस मुस्कान और दिव्या को दिया था वो जगह मेरा घर नहीं बल्कि मेरी बहन का घर था। मेरी बहन का पति दूसरे शहर में काम करता था, इसलिए वो अपने पति के साथ ही चली गई थी और अपने घर में ताला लगाने के बाद वो अपने घर की चाबी हमें दे गई थी, क्योंकि कभी कभी जब वो यहाँ पर आती थी तो ज्यादातर अपने घर में ही रुकती थी। अब काफी समय से मेरी बहन यहाँ नहीं आई थी, इसलिए मैंने अपने दोनों ही स्टूडेंट्स को अपनी बहन के घर का एड्रेस दे दिया था। मैंने कमरे में कैमरे की फिटिंग भी कर दी थी। जैसे ही 4 बजे तो मुस्कान के आने का टाइम हो गया था। मुस्कान और दिव्या खाते पीते घर की थी, इसलिए मैंने उन दोनों को अपना शिकार बना लिया था। ठीक 4:10 पर मुस्कान आ गई थी। मुस्कान को मैंने घर के अंदर लिया और दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर दिया था। मुस्कान घर के अंदर जाकर चारों तरफ देखने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ है बेटा? तो वो कहने लगी कि सर, ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोई नहीं आया। मैंने कहा कि हाँ, आज कोचिंग का पहला दिन है, इसलिए सब लोग देर से आएंगे। वो कहने लगी, सर, ये तो कोई घर है, देखने में कोचिंग सेंटर नहीं लगता। मैंने कहा, ये घर मैंने रेंट पर लिया है और तुम इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हो? यहाँ पर मेरी फैमिली भी रहती है, लेकिन सब लोग आज कहीं गए हुए हैं। चलो तुम मेरे साथ कमरे में चलो, हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वो बेचारी काफ़ी बेफिक्र थी। मैं जब उसे कमरे के अंदर लेकर आया तो मैंने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर लिया। वो बैग बेड पर रखकर घबराने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तो वो कहने लगी कि सर, यहाँ तो कोई भी नहीं है और आपने कमरे का दरवाज़ा बंद क्यों किया? मैंने कहा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं चलता हुआ उसके करीब गया और उसके कंधों को मैंने अपने हाथों से पकड़ लिया। उसने मुझे झटका और कहने लगी कि सर, जब सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे मैं भी तभी आ जाऊंगी। मैंने कहा, अरे अरे, मगर तुम्हारी पढ़ाई तो ज़्यादा स्पेशल होगी, तुम्हें मैं बाकियों के साथ थोड़ी पढ़ाऊंगा, तुम्हें तो मैं अकेले में ट्यूशन देना चाहता हूँ। वो घबराने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इससे पहले वो चीखती चिल्लाती, मैंने उसे प्यार से हैंडल किया। मैंने कहा, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मुझसे पहली बार मिल रही हो। अरे मैं तुम्हारा सर हूँ, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। तुम्हारे चेहरे पर तो पसीना आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें गर्मी लग रही है। मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था और उससे कहा कि तुम यहाँ बैठो। मैंने गिलास में पानी लिया और अपनी जेब से नशे की दवाई निकालकर उस पानी में डाल दी। इतनी देर में मुस्कान कमरे को चारों तरफ से देख रही थी। मैंने उसे पानी पीने के लिए दिया
तो वो उसे पीने से इनकार कर रही थी, मगर मैं उसके करीब गया और उसे तसल्ली दी कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी दरवाज़ा खोल देता हूँ। अच्छा तुम पानी पियो। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए जा रहा हूँ। गर्मी बहुत हो रही है, मैं तो बस तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था। मेरी बात पर वो हंसने लगी और कहने लगी कि सर, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। उसने जल्दी से मेरे हाथ से गिलास लिया और पानी पीने लगी। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और धीरे धीरे दरवाज़ा खोलने लगा। दरवाज़ा खोलने के बाद मैं जब उसके पास जाकर बैठा और मैंने उससे कहा कि अच्छा, अपने बैग से बुक्स निकालो। वो बैग खोलकर बुक्स निकाल ही रही थी, अचानक उसको चक्कर आने लगे, क्योंकि वो पानी पी चुकी थी और ग्लास उसने साइड टेबल पर रख दिया था। अब उसे इतनी तेज चक्कर आ रहे थे कि उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, मगर मैंने उसे संभालने की कोशिश नहीं की। मैं उठा और मैंने दोबारा से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी। वो बार बार मुझे आवाज़ लगा रही थी कि सर, मुझे क्या हो रहा है, और फिर धीरे धीरे वो बिस्तर पर लेट गई। उसके बाद मैंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया और फिर उस हैवानियत को अंजाम दिया जो एक दरिंदा करता है। मैंने इस कमरे में लगे कैमरे को ऑन कर दिया था और मुस्कान की इज्जत खराब कर दी। उसकी सारी वीडियो मेरे पास कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिसमें कोई भी मुझे नहीं पहचान सकता था क्योंकि मेरा चेहरा छुपा हुआ था। लगभग 2 घंटे तक मुस्कान बेहोश रही थी। मैंने उसकी हालत बिल्कुल ऐसी कर दी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुस्कान जब होश में आई तो मैं खामोशी से घर से निकल गया था और थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ा हो गया था ताकि मुस्कान वहां से खामोशी से जा सके। मुस्कान बुरी तरह से रो रही थी क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसके साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है, मगर वो अपना बैग उठाकर वहां से चली गई। मेरे पास मुस्कान का फ़ोन नंबर था। मैंने उसको कैमरे से बनी हुई वीडियो व्हाट्सएप पर सेंड कर दी और फिर उसे कॉल करके कहा कि तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हुआ है इसकी वीडियो मैं लीक कर सकता हूँ। वो बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी कि सर, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं अपने घर वालों को बता दूंगी। मैंने कहा, अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाएगी, उससे तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। वो कहने लगी कि सर प्लीज़ ये वीडियो डिलीट कर दीजिए, इस तरह तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी और मेरे घर वाले भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैंने कहा तो बचा लो अपनी इज्जत और अपने घर वालों की इज्जत को भी। मैं किसी को ये वीडियो नहीं दिखाऊंगा, मगर शर्त ये है कि तुम्हें मुझे कुछ भी करके 2 लाख रुपए का इंतजाम करके देना होगा। मेरी बात सुनकर वो दंग रह गई थी। उसने कहा, सर ये आप क्या कह रहे हैं, मैं इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगी। वो कहने लगी कि सर, आपने मेरे साथ ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, मगर मैंने तो उसे पैसे लाने पर मजबूर कर दिया था और कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाएगी। मैंने उसे 2 दिन का टाइम दिया था। वो बहुत रो रही थी। कुछ वक्त गुजरा तो मैं दिव्या का इंतज़ार करने लगा। शाम के 7 बजे जब दिव्या आई तो मैंने दिव्या के साथ भी कुछ इसी तरह से किया। दिव्या को मैंने पहले डराया नहीं था, उसे कमरे में ले जाकर खामोशी से उसे पानी में दवाई मिलाकर दे दी और जब वो बेहोश हो गई तो उसके साथ भी वही सब कुछ किया जो मैंने मुस्कान के साथ किया था। लेकिन दिव्या होश में आने के बाद इतना डर गई थी कि उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिव्या को फ़ोन करने के बाद जब मैंने उसको उसकी वीडियो भेजी तो वो घबरा गई। उसने फ़ोन पर ही रोना शुरू कर दिया। वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि मुझे उससे डर लगने लगा था कि ये कहीं किसी को कुछ बता न दे, इसलिए मैंने उसे ज़्यादा बड़ी रकम की डिमांड नहीं की। सिर्फ उससे इतना ही कहा था कि तुम मुझे 50,000 रुपये लाकर दे देना। उस जैसी गरीब लड़की के लिए 50,000 भी बहुत बड़ी रकम थी। उन दोनों को ही मैं लगातार फ़ोन करके ब्लैकमेल कर रहा था। मुस्कान को मैंने 2 दिन का समय दिया था। वो समय अब धीरे धीरे पूरा हो गया था। मुझे कुछ भी करके पैसे चाहिए थे। आखिरकार मैंने इतनी मेहनत जो की थी, वो लोग मुझे कुछ तो दे ही सकते थी। मुस्कान लगातार फ़ोन करके रोई जा रही थी, कह रही थी कि सर प्लीज़, मेरी इज्जत आपके हाथ में है, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन मैं तो अपनी रकम लेने के बाद पीछे हटने वाला था। मुझे एक बार 2 लाख रुपए मिल जाते तो मैं उनसे अपना कोई छोटा मोटा कारोबार ही कर लेता और थोड़े बहुत पैसे मुझे दिव्या से भी चाहिए थे। दिव्या ने बड़ी मुश्किल से मुझे एक सोने की चेन लाकर दी थी जो लगभग 60 से 70 हज़ार रुपए की थी। वो रोते हुए कहने लगी कि सर मेरे पास बस यही है, आप प्लीज़ मेरी वीडियो डिलीट कर दीजिए। मैंने कहा, ये चेन तुम मुझे क्यों दे रही हो, मुझे तो रकम चाहिए। वो कहने लगी कि सर इसको मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर से चुरा कर लाई हूँ, पैसों का इंतज़ाम नहीं हो सका क्योंकि मेरे पापा की बहुत तबीयत ख़राब है
और उनके इलाज पर अब तक काफ़ी सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। इसीलिए मैंने खामोशी से अपनी मम्मी के चेन चोरी कर ली। सर प्लीज़ मेरा वीडियो डिलीट कर दीजिए। वो मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी। अभी भी मैंने उसे अपनी बहन के घर में ही बुलाया था। चेन लेने के बाद मेरी नीयत उस पर और ज़्यादा ख़राब होने लगी। मैंने कहा इतनी आसानी से मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करूँगा। जो उस दिन मैंने तुम्हें बेहोश करने के बाद किया था वही सब कुछ मुझे आज तुम्हारे होश में होते हुए भी करना है। मेरी बात सुनकर वो घबरा गई, कांपने लगी और कहने लगी कि सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। वो मेरे आगे रो रो कर रिक्वेस्ट कर रही थी, मगर मैंने उसकी एक न सुनी और घर का दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने फिर से उसकी इज्जत ख़राब कर दी। उसे लगता था कि ऐसा हो जाने के बाद मैं उसकी वीडियो डिलीट कर दूंगा, मगर मैं अभी इन दोनों लड़कियों को अपना मोहरा बनाना चाहता था, इनसे खूब सारे पैसे कमाना चाहता था। चेन आने के बाद मेरे दिल का लालच और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। मैंने दिव्या को भरोसा दिलाया था कि मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना। अगर तुमने किसी को भी कुछ बताया तो तुम जानती हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो बेचारी खामोश हो गई थी और रोती हुई वहाँ से चली गई थी। अब बारी थी मुस्कान की। मुस्कान जो कि अभी तक पैसों का बंदोबस्त करके नहीं लाई थी। मैंने उसे दोबारा से फ़ोन किया और कहा कि तुमने अभी तक पैसों का बंदोबस्त नहीं किया है। देखो वीडियो मेरे पास है, अगर तुमने ज़रा से भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो ये वीडियो मैं तुम्हारे पापा के मोबाइल नंबर पर सेंड कर दूंगा। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे पापा का नंबर पहले से ही मेरे पास मौजूद है। वो मेरी बात सुनकर बहुत डर गई और उसने न जाने कैसे पैसों का बंदोबस्त कर लिया। वो 2 लाख रुपए मुझे देकर चली गई थी। 2 लाख रुपए जब मेरे हाथ में आए तो मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे। अपने दिमाग का इस्तेमाल करने से मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। मुझे अपने दोस्त की बताई हुई बात अब समझ आई थी कि अगर मैं किसी और तरीके से भी पैसे कमाना चाहूँ तो कमा सकता हूँ। इसमें भी मुझे फ़ायदा होगा और मुझे बेहिसाब फ़ायदा हो रहा था। वो दोनों ही लड़कियां मेरा कहना मान रही थी और उन दोनों की वीडियो से मुझे बेहद फ़ायदा हो रहा था। मैंने दिव्या की दी हुई सोने की चेन बेच दी थी और उसके पैसे मैंने जब अपने घर ले जाकर अपनी माँ को दिए तो माँ बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मगर साथ ही साथ वो हैरान भी हुई थी कि एक साथ मैंने उनको इतनी बड़ी रकम कहाँ से दे दी। मामूली सी बात है कि 60-70 हज़ार रुपये जो इंसान एक साथ दे दे उस पर लोग सवाल उठाने लगते हैं कि इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। मेरे पूरे महीने की सैलरी और सारे ट्यूशन्स को मिलाकर कुल 10 या 12 हज़ार तक ही बैठती थी, जिसमें से 8 हज़ार मैं अपने घर में दिया करता था और बाकी के पैसे अपने पास रख लेता था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने घर वालों को समझाया था, उनसे कहा था कि मैंने 4-5 जगह ट्यूशन और लगा ली है और अब मैं फ़ीस ज़्यादा लेने लगा हूँ और एक जगह मेरी नौकरी भी लग गई है। मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, अब आप मेरे लिए लड़की तलाश करना शुरू कर दो, मुझे शादी करनी है। मेरा रिश्ता एक जगह से तो चल ही रहा था, लेकिन लड़की वालों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। वो रिश्ता भी कुछ दिनों बाद ख़त्म हो गया। मुस्कान ने जब मुझे 2 लाख रुपए दिए और उन पैसों से मैंने कुछ दिन तक ऐश की थी। इतने सारे पैसे मेरे पास आते हुए देखकर मेरे घर वाले भी सोच में पड़ गए थे। इधर मैं बार बार उन लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था। मुस्कान से 2 लाख रुपए लेने के बाद मैंने उससे 50 हज़ार की डिमांड और की थी। वो 2 लाख का इंतज़ाम उसने कैसे किया था ये तो मैं नहीं जानता था, मगर जिस समय वो मुझे पैसे देने के लिए आई थी बहुत परेशान लग रही थी। अब दोबारा से जब उसने 50 हज़ार की रकम का सुना तो वो मेरे आगे गिड़गिड़ाने लगी, बार बार रोते हुए कहती कि सर प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरा वीडियो डिलीट कर दो। मैंने अब उस पर इतना प्रेशर डाला कि कुछ दिनों बाद 50 हज़ार रुपये भी उसने मुझे लाकर दे दिए थे। अब बिना कुछ किए ही मैं अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। मेरे घर वालों को लगता था कि मेरी अच्छी जगह नौकरी लग गई है, इसीलिए मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, मगर वो लोग क्या जानते थे कि उनका बेटा किन कामों में पड़ गया। इस बार मेरी माँ ने मेरे लिए जिस लड़की को पसंद किया था उस लड़की को पहली बार ही मेरी माँ ने 10 हज़ार रुपये दिए थे। लड़की वालों की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। जब वो लोग हमारे घर आए और उन्होंने मुझे देखा तो वो लोग मुझे पसंद कर गए थे। तब मेरे घर उन लोगों की अच्छे से खातिरदारी की गई तो उनको यही लगा कि लड़के की नौकरी बहुत अच्छी है, इसलिए वो लोग फ़ौरन ही इस रिश्ते के लिए मान गए और इस तरह मेरा रिश्ता प्रियंका नाम की खूबसूरत सी लड़की के साथ तय हो गया था। मैं बहुत खुश हो रहा था कि इन पैसों से मेरा कितना फ़ायदा हो रहा है। थोड़े थोड़े पैसे करके जब मैं अपने घर वालों को पैसे देता
तो वो लोग बहुत खुश रहने लगे थे और मैं अपनी भी सारी ज़रूरतें धीरे धीरे पूरी कर रहा था। मगर अब वो दोनों मुझे पैसे देते थक गई थी। वो मेरे लिए अपने घर में कई बार चोरी कर चुकी थी और अपने घर का कीमती सामान बेचकर मेरा मुंह बंद करने की उन्होंने कई बार कोशिश की थी। मगर मेरी डिमांड तो बढ़ती जा रही थी। उन लोगों की वीडियो मेरे पास इतना बड़ा हथियार थी कि मैं जो चाहे उनसे करवा सकता था। लेकिन दिव्या अब हिम्मत हार चुकी थी। वो मेरे आगे रो रो कर कहती थी कि सर, मैं पैसों का बंदोबस्त अब और नहीं कर सकती, प्लीज़ मेरी वीडियो डिलीट कर दीजिए, प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दीजिए। अब उस बेचारे की बेबसी मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूंगा और फिर मेरे दिल में उसके लिए रहम आ गया था। मैंने उससे दोबारा पैसों की डिमांड नहीं की। उन दोनों ने अपने अपने घरों पर बता दिया था कि वो लोग मुझसे ट्यूशन पढ़ने नहीं आ सकती क्योंकि मैंने ट्यूशन देना ख़त्म कर दिया। मुस्कान से अभी भी मुझे फ़ायदा हो रहा था। मुस्कान ने मुझे 50,000 रुपये लाकर भी दे दिए थे। अब मेरा रिश्ता तय हो गया था और मेरी शादी जल्दी ही होने वाली थी। मेरे पास अब इतना कुछ किए ही पैसे आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने ट्यूशन देना बंद ही कर दिया था। मैं सिर्फ स्कूल जाया करता था। जब एक दिन मुझे पता चला कि दिव्या ने आत्महत्या कर ली है, ये खबर मेरे लिए बहुत ही सनसनीखेज थी। मैं बहुत डर गया था कि कहीं उसकी मौत का कारण मैं तो नहीं, लेकिन मैंने तो कई दिनों पहले ही उसे भरोसा दिला दिया था कि मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूंगा और अब तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगा। तो फिर ऐसा भी क्या हो गया था? उस बेचारी ने अपनी जान ले ली। इस हादसे से मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि कहीं मुस्कान की तरफ से भी मुझे किसी गड़बड़ी की खबर न मिले, इसलिए मैंने मुस्कान को भी तंग करना छोड़ दिया था। इन दोनों लड़कियों से अभी तक मैं काफ़ी सारे पैसे कमा चुका था। इस बीच मेरे साथ ये अच्छा हुआ था कि मेरी नौकरी भी लग गई थी और वहाँ पर मुझे अच्छी खासी सैलरी पर नौकरी मिली थी। मैं बहुत खुश हो रहा था। ये मेरी किस्मत का मुझ पर मेहरबान होना था या फिर मेरी बर्बादियों की शुरुआत थी, ये तो मैं नहीं जानता था। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जिस तरह से खुशियाँ आ रही थी, मैं यही समझता था कि ऊपर वाला मुझ पर मेहरबान है। मेरी शादी भी हो गई और जिस लड़की के साथ मेरी शादी हुई उसके साथ मैं बहुत खुश था क्योंकि वो बेहद सुंदर थी। मेरी नौकरी लग गई और शादी भी हो गई। लगभग 3-4 लाख रुपए के करीब मैं उन दोनों से अब तक कमा चुका था। दिव्या तो इस दुनिया से चली ही गई थी, लेकिन मुस्कान का भी मैंने पीछा छोड़ दिया था और उन दोनों की वीडियो भी मैंने अपने कैमरे से डिलीट कर दी थी। ये राज राज ही रहा था, कभी खुल नहीं सका था कि मैंने उन दोनों से किस तरह से पैसे कमाए थे। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी। वो मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई तो खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी। मेरी नौकरी भी बहुत अच्छी चल रही थी। घर वाले भी बहुत खुश थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद छोटा भाई भी नौकरी से लग गया था। मैं अपनी खुशहाल ज़िंदगी में ये भूल चुका था कि मैंने पहले क्या कर्म किए हैं। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी थी। मेरे परिवार के साथ वो खुशी खुशी गुजारा कर रही थी। सबका बहुत ख्याल रखती थी। मुझसे भी बहुत प्यार करती थी। मैं बहुत भाग्यशाली था जिसे ऐसी लड़की मिली थी जिससे शादी करके मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। अब मेरी शादी को 1.5 साल हो गया था। अब मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी किस्मत पूरी तरह से बदल कर रह गई है। इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी करने से मेरे दिन भी बदल गए थे। घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। घर वाले भी बहुत खुश थे। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को पलटकर ही रख दिया था। वो दिन था 27 नवंबर का दिन, जब मैं रोज़ की तरह अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकला था। मेरी पत्नी मेरे पीछे पीछे मेरा टिफ़िन बॉक्स लेकर आई थी। माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया था और पिताजी से मैं कहकर गया था कि आप अपनी दवाइयाँ टाइम से लीजिएगा। मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि मेरा आज अपने मायके जाने का मन कर रहा है। मैंने भी उसे खुशी खुशी कह दिया कि तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे परमिशन मत लिया करो, तुम्हारा जहाँ दिल चाहे वहाँ जाया करो। मेरी इस बात पर मेरी पत्नी बहुत खुश हुई थी। मैं ऑफिस के लिए निकल गया और ऑफिस आने के बाद अपने रोज़ के कामों में बिजी हो गया था। रात को जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि दरवाज़ा मेरी माँ ने खोला था। हर रोज़ ऐसा होता था कि मेरी पत्नी ही दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराते हुए मेरा वेलकम किया करती थी, जिसकी मुस्कान से मेरे सारे दिन की थकान दूर हो जाती थी। अपनी माँ को देखकर मैं हैरान रह गया था क्योंकि इस समय मेरी माँ और पापा दवाई खाकर सो जाया करते थे। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो माँ ने मुझसे सवाल किया कि बेटा, बहू कहाँ है? मैंने चौंक कर उन्हें देखा। मैंने कहा, प्रियंका तो आज अपने मायके गई थी, अभी तक आई नहीं है। मेरी माँ कहने लगी कि नहीं बेटा,
तुम्हारे जाने के बाद वो अपने मायके चली गई थी। आज वो घर वापस नहीं आई तो मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ आ जाएगी, मगर तुम तो अकेले आए हो। मैंने कहा, माँ, मैं तो ऑफिस गया हुआ था। मैंने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और प्रियंका के नंबर पर कॉल लगाई तो प्रियंका का नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। मैं घबरा गया। मैंने जल्दी से उसके पापा के नंबर पर फ़ोन लगाया और उनसे मालूम किया कि प्रियंका अभी तक घर क्यों नहीं आई। मेरे इस सवाल पर वो हैरान हो गए और कहने लगे कि प्रियंका तो आज यहाँ आई ही नहीं है। बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कहा कि नहीं नहीं, उसने सुबह मुझसे आपके घर जाने की परमिशन ली थी और माँ बता रही है कि दोपहर के 2 बजे तक वो घर से निकल गई थी। वो कहने लगी कि बेटा, वो यहाँ पर नहीं आई। मैंने कहा, तो फिर वो कहाँ गई? वो कहने लगे कि हमें नहीं पता। इस बात का ध्यान तो तुम्हें रखना चाहिए था। मैंने उनकी ये बात सुनकर फ़ोन बंद कर दिया और अपनी गाड़ी लेकर प्रियंका को तलाश करने के लिए चला गया। मैंने प्रियंका के सारे रिश्तेदारों के यहाँ उसे तलाश कर लिया। उसके जिन दोस्तों को मैं जानता था वहाँ भी उसे तलाश कर लिया, मगर प्रियंका का कुछ पता ही नहीं चला। उधर मेरे पापा भी उसे आस पड़ोस में ढूंढ रहे थे। सारी रात मुझे परेशान होते हुए और प्रियंका को ढूंढते हुए गुजर गई थी। सुबह हुई तो उसके घर वाले भी हमारे यहाँ आ गए और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि हमारी बेटी कहाँ चली गई। मैं या मेरे घर वालों में से कोई भी ये नहीं जानता था कि वो कहाँ गायब हो गई। उसका नंबर भी लगातार बिजी जा रहा था। उसका सारा सामान भी घर में मौजूद था। ये खबर धीरे धीरे हमारे पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। मोहल्ले की कुछ औरतें तो ये बातें भी कर रही थी कि कहीं वो किसी लड़के के साथ फरार तो नहीं हो गई, मगर मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो मुझे ऐसे धोखा देकर कहीं नहीं जा सकती थी। घर में सारे जेवर और पैसे भी मौजूद थे। अगर कोई नहीं था तो वो थी प्रियंका। मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था। इधर उसके घर वाले मेरे घर वालों को बहुत परेशान कर रहे थे। उन लोगों ने हंगामा किया हुआ था कि हमारी बेटी को तुमने कहाँ भेज दिया। मैं उनको समझा समझा कर थक गया था। हमें खुद भी नहीं पता कि प्रियंका कहाँ चली गई है। मेरे भाई ने कहा कि भैया, हमें पुलिस स्टेशन में भाभी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देनी चाहिए। इसलिए मैं अपने भाई को लेकर पुलिस स्टेशन चला गया था और वहां जाकर मैंने प्रियंका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी। कई दिन गुजर गए मगर प्रियंका का कोई अता पता नहीं चल सका था। प्रियंका के बिना मैं अधूरा हो गया था। मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मुझसे दूर हो गया, जिसके बिना शायद मैं अपनी जिंदगी में सुकून से नहीं रह सकता। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। प्रियंका के घर वाले मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। मोहल्ले वाले भी यही सोच रहे थे कि आखिर लड़की गई तो गई कहाँ। प्रियंका हमारे घर में बहुत खुश रहती थी। उसे किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं थी। ना ही कभी उसका मेरे घर वालों से या मेरे साथ कोई झगड़ा हुआ था। मुझे तो लगता था कि मेरी पत्नी को किसी ने किडनैप कर लिया। इसी तरह 1 महीना गुजर गया था। प्रियंका के घर वाले भी शोर मचा मचा कर खुद ही खामोश हो गए थे, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा था। मेरी पत्नी मेरी जिंदगी थी। मैं उसे बहुत प्यार करता था। मैं उसके बिना नहीं रह सकता था, इसलिए मैं उसे अभी भी तलाश कर रहा था। मेरी पत्नी मेरे लिए एक अच्छी जीवन साथी साबित हुई थी, तो फिर मैं उसे कैसे भूल सकता था। पुलिस ने भी हर तरफ प्रियंका को तलाश करने के बाद उसके केस की फाइल को बंद कर दिया था और कहा था कि हम फिर भी आपकी पत्नी को तलाश करते रहेंगे। अगर उसके बारे में हमें कुछ पता चलता है तो हम आपको फौरन ही बता देंगे। मेरा शक एक दिन सच साबित हो गया जब मेरे पापा के नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। पापा ने जैसे ही कॉल रिसीव की तो कॉल रिसीव करने वाले इंसान ने पापा से कहा था कि मुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। तुम्हारी बहू मेरे पास है। अगर उसे सही सलामत चाहते हो तो 20 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो। पापा ने जब हमें ये सब कुछ बताया तो हमारे होश उड़ गए थे। पापा का फ़ोन मैंने ले लिया था और फिर मैंने किडनैपर से बात की। उसने यही कहा कि अपनी पत्नी तुम्हें सही सलामत चाहिए तो मुझे मेरी मुंह मांगी कीमत दे दो। मैंने अपने पापा से पूछा कि ये कौन है, तो पापा कहने लगे कि बेटा, मैं नहीं जानता कि ये इंसान कौन है, क्योंकि ये कोई नया नंबर था और कोई नई आवाज़ थी। मगर ऐसा कौन इंसान है जो पैसों के लिए मेरे पापा को कॉल करेगा। मैं बहुत डर गया था। फ़ोन करने वाले इंसान ने कहा था कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते का मौका देता हूँ, पैसों का बंदोबस्त कर लो और अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी पत्नी को जान से मार दूंगा। इतने समय से तुम्हारी पत्नी ना तो तुम्हें मिली है और ना ही पुलिस को। आगे अगर तुमने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारी पत्नी को मैं मारकर तुम्हारे घर भेज दूंगा।
तुम मेरा पता नहीं लगा सकोगे। मेरे पापा की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। मेरे पापा एक सीधे साधे इंसान थे, तो फिर किडनैपर ने मेरे पापा को फ़ोन क्यों किया था और वो मेरे पापा का कौन लगता था? यही सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मगर मेरी माँ का कहना था कि बेटा, इन बातों पर ध्यान मत लगाओ और पैसों का बंदोबस्त करो। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर तुमने उस किडनैपर को पैसे नहीं दिए तो प्रियंका की जान भी जा सकती है। मैंने अब पैसों का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया था। मेरे पास घर में ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन प्रियंका के जेवर थे जो लगभग 3-4 लाख रुपए के थे। वो जेवर मैंने तिजोरी से निकालकर बेच दिए। मेरे भाई ने मुझे अपने जुड़े हुए 70-80 हज़ार रुपए लाकर दिए थे। पापा के पास जो पैसे थे वो भी उन्होंने मुझे दे दिए, लेकिन अभी भी मेरे पास काफ़ी पैसे कम पड़ रहे थे। मैं पैसों की हर तरफ से कोशिश कर रहा था, लेकिन पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। घर में जितना भी कीमती सामान था वो सब भी मैं बेच चुका था। न जाने मैं कैसी मुसीबत में फंस गया था। पूरे 1 हफ्ते में कहीं न कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर लिया, तब जाकर मेरे पास 10 लाख रुपए हो पाए थे। लेकिन 10 लाख रुपए अभी भी कम पड़ रहे थे और 1 हफ्ता पूरा हो चुका था। जिस दिन मुझे किडनैपर को पैसे देने थे उस दिन मेरे पास उसकी कॉल आई और वो मुझसे पैसे मांगने लगा। अब मैं क्या करता? मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसों का बंदोबस्त हो सका है, मगर वो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि कुछ भी करो, मुझे पूरे पैसे चाहिए वरना मैं तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा। मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे मौका दो, मैं धीरे धीरे पैसों का इंतज़ाम कर रहा हूँ, मगर वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने मुझे फिर भी 2 दिन का मौका और दे दिया था। अब इन 2 दिनों में मैं 20 लाख का इंतज़ाम कहाँ से करता? मैं तो अपना सर पकड़कर रोने बैठ गया था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे घर वाले भी परेशान थे। इतनी बड़ी परेशानी मुझ पर आ गई थी कि मुझे अपनी ज़िंदगी बुरी लग रही थी। जितने लोगों से मुझे पैसे मांगने थे, अब उन सब से मैं उधार पैसे ले चुका था। इस महंगाई के ज़माने में कोई हमारी 1 बार मदद कर सकता है, 2 बार मदद कर सकता है, मगर बार बार मदद नहीं कर सकता। और फिर इतनी बड़ी रकम अगर मैं किसी से उधार ले भी लूं तो उसे मुझे वापस भी तो देनी है। पहले ही मुझ पर 5 लाख का उधार हो चुका था। मैं अपने कमरे की तलाशी लेने लगा कि मुझे कोई ऐसी कीमती सामान मिल जाए जिसे मैं बेचकर कुछ और पैसों का बंदोबस्त कर सकूं। लेकिन मेरे हाथ कुछ कीमती ना लग सका, क्योंकि घर में जो कुछ भी था वो सब मैं बेच चुका था। अब हम लोग इतने भी अमीर नहीं थे कि हमारे पास बहुत सारे पैसे होते। हाँ, मेरी नौकरी से ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, सेविंग्स भी बस थोड़ी बहुत हो जाती थी, लेकिन इतना नहीं था कि हम अमीरों की तरह ज़िंदगी गुजारते। कमरे की तलाशी लेते समय मेरे हाथ वो कैमरा लग गया था जिसको मैंने अपनी बहन के घर में छुपाकर मुस्कान और दिव्या की वीडियो बनाई थी और उन दोनों को ब्लैकमेल करके काफ़ी सारे पैसे वसूल करे थे। न जाने कि उस कैमरे को देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे किए हुए पाप मेरे आगे आ रहे हैं। उन लड़कियों को भी मैं बहुत ब्लैकमेल किया करता था। बेचारी वीडियो लीक होने के डर से मुझे पैसे लाकर दे दिया करती थी, लेकिन वो लोग पैसे कहाँ से लाती होंगी? किस तरह उन्होंने पैसों का बंदोबस्त किया होगा? आज मुझे समझ आ रहा था जब मैं खुद पैसों का बंदोबस्त कर रहा था। दिव्या ने तो अपनी माँ की चेन भी घर से चोरी की थी। वो कितना बड़ा दिल लेकर आई होगी अपने घर में चोरी करने के लिए। और मुस्कान, जिसने मुझे 2 लाख रुपए एक बार लाकर दिए और 50,000 रुपए दूसरी बार में लाकर दिए। एक मामूली स्टूडेंट लड़की ने इतने सारे पैसों का बंदोबस्त किस तरह से किया होगा? कितनी परेशानियों का सामना करने के बाद वो दोनों मुझे पैसे लाकर देती होंगी। यही सब मैं खड़ा हुआ सोच रहा था। यही सब सिचुएशन आज मेरे साथ भी हो रही थी कि पैसों का बंदोबस्त करने के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ रहा था। मैं अपने उन दोस्तों के पास भी गया था जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरी मदद सिर्फ 20-30 हज़ार रुपए से ज़्यादा नहीं की थी। 2 दिन भी धीरे धीरे पूरे हो गए थे। अगर मैं इकट्ठे कर पाया था तो सिर्फ 11 लाख, अभी भी 9 लाख रुपए बाकी रह गए थे। मेरे घर में एक तरह की उदासी छा गई थी। नौकरी पर भी मैं नहीं जा रहा था, बस हर जगह अपनी पत्नी को तलाश करता रहता था और हर जगह से पैसों का बंदोबस्त करता रहता था। 2 दिन पूरे होने के बाद जब मेरे पास किडनैपर का फ़ोन आया तो मैंने रोते हुए उससे कहा कि मेरे पास पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा, प्लीज़ मेरी पत्नी मुझे वापस कर दो, सारी ज़िंदगी मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। मगर उसने कहा कि नहीं, मुझे तो सिर्फ पैसे ही चाहिए। मैंने कहा कि अच्छा, मुझे कुछ दिन का मौका और दो, मगर इस बार वो मुझे मौका देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। वो मेरे दिल में अपना डर बिठाना चाहता था। इसलिए उसने कहा कि अपने दरवाजे पर जाकर देखो
तुम्हारे लिए एक पार्सल रखा हुआ है। मैं जैसे ही अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा तो ये देखकर दंग रह गया कि वहां एक बॉक्स रखा हुआ था। मैंने उस बॉक्स को खोल कर देखा तो उसके अंदर एक ऐसी चीज थी जिसे देखकर मेरा दिल दहल कर रह गया था। वो मेरी पत्नी की कटी हुई उंगली थी जिस पर खून लगा हुआ था। ये उंगली मेरी पत्नी की ही थी क्योंकि उस उंगली में एक अंगूठी थी। वो अंगूठी मैंने अपनी पत्नी को गिफ्ट की थी। ये दरिंदा मेरी पत्नी को जान से मार देगा, इस बात का मुझे यकीन हो चुका था। जब वो मेरी पत्नी के हाथ की उंगली काटकर मुझे भेज सकता है तो उसकी जान भी बहुत आसानी से ले सकता है। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगा था। मेरे घर वालों ने जब वो कटी हुई उंगली देखी तो उनकी भी चीख निकल गई थी। जिस घर में हम रहते थे उस घर को बेचने के अलावा अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। पापा कहने लगे कि बेटा, इस घर को बेचने के बाद जितने पैसे कम पड़ रहे हैं वो पैसे किडनैपर को दे दो, हम लोग किराए पर रह लेंगे, या फिर जो पैसे बचेंगे उनका एक छोटा सा घर खरीद लेंगे। वैसे भी हमारा घर अच्छी खासी कीमत का होगा। और फिर मैंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए ऐसा ही किया था। मैंने अपना घर सेल कर दिया था। हमारा वो घर जिसमें मेरा बचपन गुजरा था। मेरे सारे भाई बहन की इस घर में परवरिश हुई थी। घर बेचने के बाद जो मेरे पास पैसे आए थे उन पैसों में से 9 लाख रुपए निकालकर मैंने किडनैपर की रकम पूरी कर दी थी और उससे फोन करके कह दिया था कि पैसों का बंदोबस्त हो गया है। मेरी पत्नी मुझे सही सलामत चाहिए। किडनैपर ने मुझे हमारे ही शहर में बनी एक सुनसान जगह पर बुलाया था। वहाँ एक खंडर बना हुआ था जो पूरी तरह से खाली था। मैं पैसे लेकर वहाँ चला गया था। उसने फोन पर मुझसे कहा कि पैसे वहाँ छोड़कर चले जाओ। मैंने कहा लेकिन मेरी पत्नी को मेरे पास भेजो। वो कहने लगा कि पैसे एक बार वहाँ रखो और चले जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हारी पत्नी को वहाँ पर भेज दूंगा। मैं पैसे वहाँ रखकर वहाँ से चला गया था, लेकिन काफी वक्त गुजर गया था। मेरी पत्नी नहीं आई। उसने जिस नंबर से मुझे कॉल की थी उस नंबर पर मैं बार बार कॉल कर रहा था, वो नंबर बंद जाने लगा। ये मेरे साथ क्या हुआ था? मैं तो अपना सर पकड़कर रोने बैठ गया था। रोने के अलावा मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपने घर गया तो मेरे घर वाले कहने लगे कि बहू कहाँ है। मैंने उन्हें शर्मिंदा होते हुए बताया कि वो मुझे अभी तक नहीं मिली। उन्होंने कहा तो तुम पैसे देकर आ गए। मैंने कहा किडनैपर ने मुझसे पैसे ले लिए, लेकिन प्रियंका को मुझे नहीं दिया और अब उसका फ़ोन नंबर भी नहीं लग रहा। मेरे पापा ने कहा कि अब हमें इस बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। हमारे साथ बहुत गलत हुआ, किसी ने हमें बेवकूफ़ बनाया। मुझे मेरे पापा ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन ले गए और उन्होंने पुलिस को सारी बात बता दी थी। पुलिस वालों ने बेवकूफ़ मुझे ही बताया था। उन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी बात हो गई थी तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था, लेकिन मैंने पुलिस से कहा था कि मैं कुछ नहीं बताना चाहता। मैं समझ गया था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उन दोनों लड़कियों को बहुत परेशान किया था। मेरे बुरे कर्म मेरे आगे आ रहे थे। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करना शुरू कर दिया। मेरे पैसे तो चले ही गए थे, साथ साथ मेरी पत्नी भी चली गई थी। मैंने कितनी कोशिश कर ली थी अपनी पत्नी को बचाने की, मगर वो मुझे ना मिल सकी। मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए मुस्कान के घर चला गया था। मुस्कान के घर जाकर मुझे पता चला कि उसकी शादी होने जा रही है, मगर उसके घर वालों के पास कोई इंतजाम नहीं है। वो लोग मुझसे कहने लगे कि सर, हमने तो अपनी बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए का इंतजाम करके रखा हुआ था, लेकिन एक दिन हमारे घर से 2 लाख रुपए चोरी हो गए और फिर कुछ समय के बाद 50,000 रुपए भी चोरी हो गए। हम गरीब लोग हैं, धीरे धीरे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़कर रख रहे थे। क्या करें, अब इसी तरह से अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि जिस जगह हमारी बेटी जा रही है वो लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे खुशी हुई थी कि मुस्कान की शादी अच्छे घर में हो रही थी, मगर उसके घर वाले बहुत निराश थे। उनके निराश होने की वजह मैं था। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी बेटी से एक बार मिलना चाहता हूँ। आखिरकार मैं उसका टीचर रहा हूँ, एक बार उससे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे अपनी बेटी से मिलने की परमिशन दे दी थी। जब मैं मुस्कान से मिलने के लिए गया तो वो मुझे देखकर रोने लगी और बहुत डर गई। वो मुझसे घबरा रही थी, मगर मैंने उसे तसल्ली दिलाई और उससे कहा कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। मैं वो सब नहीं करूँगा जो पहले हो चुका है। मैंने उसे अपनी परेशानी के बारे में बताया तो वो कहने लगी कि सर, मैंने भी पैसों का बंदोबस्त बड़ी मुश्किल से किया था। अपने ही घर में मैंने चोरी की, एक बार नहीं बल्कि 2 बार चोरी की। घर के सभी लोगों पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लग रहा था। मेरे घर वाले आपस में झगड़ रहे थे,
मगर उन्हें कैसे पता चला कि उनकी बेटी ने ही घर में चोरी की है, और आपने जो मेरी इज्जत के साथ खेल खेला उसके लिए शायद मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो वक्त मेरे लिए बहुत ही कड़ा था। मैंने तो अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, सिर्फ आपकी खातिर। मुझे डर लगने लगा कि दुनिया का हर मर्द आप जैसा होता है, जिनकी शक्ल तो शरीफ होती है मगर वो अंदर से भेड़िया होता है। मैंने रो रो कर मुस्कान से माफ़ी मांगी और उससे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, शायद मेरी ज़िंदगी में आसानी आ जाए, शायद मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मुश्किल से ही सही, मगर मुस्कान ने मुझे माफ़ कर दिया था। वो बहुत रो रही थी। मैं उसके घर से निकलकर आ गया था और अब मुझे दिव्या के घर जाना था। दिव्या तो इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन मैं उसके घर वालों से मिलने गया था। उसके घर वालों से जब मेरी बातचीत हुई तो उसके पापा ने मुझे बताया कि हमारी बेटी के साथ ना जाने किस दरिंदे ने इतना गलत किया कि मैं उनकी बात सुनकर चौंक गया था। उन्होंने कहा, हमारी बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ था, और उसका मर्डर करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि कोई मर्द था। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, किसने उसको मारा? उन्होंने कहा, जरूरी नहीं, कोई इंसान जब किसी हथियार से वार करे तभी इंसान मरता है। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं, जब वो एक इंसान के साथ इतना गलत करते हैं और उसे तोड़कर रख देते हैं तो उसे भी हत्या ही कहा जाता है। मेरी बेटी के साथ किसी दरिंदे ने उसकी इज्जत के साथ खेला। काफी समय से वो बहुत खामोश खामोश सी रहती थी। हम लोग कभी समझ नहीं पाए कि उसे क्या हुआ है। एक दिन घर में मेरी पत्नी की सोने की चेन चोरी हो गई और उसी दिन मेरी बेटी बीमार पड़ गई। उसके बाद फिर से मेरे कपड़ों से 20,000 रुपये चोरी हो गए। हमें पता चल गया था कि मेरी बेटी ने ये सब कुछ किया है, क्योंकि मेरी पत्नी ने उसे भी 20,000 रुपये चोरी करते हुए पकड़ लिया तो उससे ये भी पूछा कि चेन कहाँ गई थी। मेरी बेटी ने कबूल कर लिया कि चेन उसने ही चोरी की थी, मगर उसने क्यों चोरी की थी ये उसने मार खाने के बाद भी नहीं बताया। कुछ दिन गुजरे तो उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, हम उसे डॉक्टर के पास लेकर चले गए। डॉक्टर ने हमें एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर हमारे होश उड़ गए थे कि दिव्या प्रेग्नेंट थी, और उसने किसके साथ मुंह काला किया था ये हम लोग समझ नहीं सके। हमने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया ताकि वो हमें बता दे कि उसके साथ ये सब कुछ करने वाला कौन था, लेकिन उसने मरना बेहतर समझा और वो किसी को भी कुछ बताए बगैर ही पंखे से झूल गई और अपनी जान की बाजी हार गई। दिव्या के पापा बुरी तरह से रो रहे थे और अपनी बेटी की कहानी मुझे सुना रहे थे। मैं तो ये सब कुछ सुनकर सुन रह गया था कि दिव्या के पेट में जो बच्चा था वो मेरा था। मेरी दरिंदगी ने उसे मौत की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। मैं इतना शर्मिंदा हो चुका था कि मैंने दिव्या के पिता से नजरें नहीं मिलाई और मैं वहां से रोते हुए अपने घर वापस आ गया था। घर आकर मैं कमरे में बंद होने के बाद इतना रोया था कि मुझे अपना भी होश नहीं था। मैंने उन दोनों लड़कियों के साथ इतना गलत किया था कि शायद मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। मैं भगवान के आगे बैठकर दिव्या को एक्सप्लेन करके रो रहा था और दिव्या से बार बार यही कह रहा था कि वो ऊपर चली गई है, वो मुझे माफ कर दे। मैं बहुत परेशानी में घिरा हुआ हूँ। मेरा घर भी मुझसे छिन चुका था। हम लोग किराए के घर में रह रहे थे। कई दिन इसी तरह से गुजर गए। अब मैंने अपनी पत्नी के वापस मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। एक दिन पुलिस स्टेशन से मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे बुलाया था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मेरे सामने मेरी पत्नी प्रियंका मौजूद थी। उसे देखकर मैं जल्दी से उसके पास गया। मैंने उसे मोहब्बत से देखा और कहा कि प्रियंका, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। और तुम्हारा हाथ, जैसे ही मैंने उसके हाथ पर नजर डाली तो उसके दोनों ही हाथों की उंगलियां बिल्कुल ठीक थीं। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा कि हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। पीछे से एक हवलदार एक लड़के को लेकर आया। उसने कहा कि हमें पता चल गया कि आपकी पत्नी कहाँ गई थी। मैंने उन्हें चौंक कर देखा। उन्होंने मुझे एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी को किसी ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो खुद जानबूझकर ऐसा करवा रही थी, और जो उंगली आपकी पत्नी के नाम से आपको भेजी गई थी वो असली इंसान की उंगली नहीं है, बल्कि एक आर्टिफिशियल उंगली है, जिसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि यह असली इंसान की कटी हुई उंगली है। ये लड़का सुधीर है, जो आपकी पत्नी का पुराना दोस्त और इसका आशिक है। दरअसल ये दोनों काफी समय से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। आपका दिया हुआ नंबर ट्रेस करने के बाद इन दोनों को पकड़ निकाला है। पुलिस ने जब मुझे सच्चाई बताई तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं अपनी पत्नी की तरफ गया और मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं? मेरी पत्नी ने अपनी नजरें झुका ली थीं। एक सीधी सादी और भोली भाली दिखने वाली लड़की मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेल सकती थी? मैंने कहा, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? उसके साथ जो लड़का था उसके हाथ में हथकड़ियां थी।
प्रियंका ने मुझे बताया कि मैं सुधीर से बहुत प्यार करती थी। सुधीर के घरेलू हालात ठीक नहीं थे। मेरे पापा मेरी शादी से नहीं करवा रहे थे। फिर तुम्हारे घर से रिश्ता आया और तुम्हारी मम्मी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए। मेरे घर वालों ने आइडिया लगा लिया कि ये रिश्ता बहुत अच्छा है, इसलिए उन लोगों को जिद लग गई कि वो मेरी शादी तुम्हारे साथ ही करवाएंगे। लेकिन मैं तुमसे शादी करने के बाद भी सुधीर के कांटेक्ट में रही। सुधीर ने और मैंने मिलकर एक प्लान बनाया और मैं खुद ही घर से गायब हो गई। सुधीर ने ही तुम्हें मेरी किडनैपिंग की कॉल की थी। मैं सुधीर के घर में छुपी हुई थी, जहां पर शायद मुझे कोई नहीं ढूंढता। जब तुमने पैसों का बंदोबस्त करके हमें दे दिया तो हम वो पैसे लेकर यहाँ से बहुत दूर जाकर अपनी दुनिया बसाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने हमें ढूंढ निकाला। हमसे गलती हो गई। जिस नंबर से सुधीर ने तुम्हें कॉल की थी, हम वो नंबर बंद करना भूल गए और इस तरह पुलिस ने हमें पकड़ लिया। मैंने प्रियंका को पकड़कर झंझोर डाला। मैंने कहा, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझे तो यही लगता रहा कि तुम्हारी जान खतरे में है और तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। पुलिस ने मुझे पीछे किया। मुझे तो सुधीर पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उसे मारने के लिए जा रहा था जब पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। पुलिस कहने लगी कि अब इन दोनों को हम अपने हिसाब से सजा देंगे। क्या ये दोनों ही सजा के हकदार थे? गलती इन दोनों की थी या मेरी भी थी? गलती मेरी भी थी कि मैंने अपना दिमाग चलाकर पैसे कमाए थे और ये लोग भी अपना दिमाग चलाकर पैसे कमाना चाहते थे। लालच सच में बुरी बला है और इस लालच के चलते हमें धोखा भी मिल सकता है, ये मैं नहीं जानता था। मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। न जाने क्यों अपनी पत्नी का सच जानने के बाद भी मेरे दिल को तसल्ली नहीं हुई, तो मैं खुद ही पुलिस स्टेशन चला गया और वहां जाकर मैंने मुस्कान और दिव्या के साथ जो कुछ भी किया था वो पुलिस को बता दिया। मेरे घर वाले बेसहारा हो चुके थे, लेकिन उनका सहारा अभी मेरा छोटा भाई था। मैंने पुलिस के सामने सब कुछ बता दिया और पुलिस से कहा कि वो मुझे अरेस्ट कर लें, मुझे सज़ा दें, क्योंकि मैं बिना सज़ा काटे इस दुनिया में नहीं रह सकता। ऊपर वाले ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं अपने पुराने सारे राज खोल दूं। ये सारी सच्चाई जब मेरे घर वालों के सामने आई तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे साथ वही हुआ है जो तुमने उन दोनों लड़कियों के साथ किया। तुम्हारी सज़ा तो पूरी हो गई, मगर उस लड़की का क्या जो इस दुनिया से चली गई? मुझे सज़ा तो मिल गई, मैं जेल में बैठकर अपनी सज़ा काट रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी शर्मिंदा हूँ कि मेरे लालच ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।